प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की खबर आई है। वो खबर क्या है और ये पाकिस्तानियों के लिए कितनी बड़ी खुशी ला सकती है और इससे पाकिस्तानी सुख का सांस कैसे ले सकते हैं, ये प्रोग्राम में हम आगे चलकर आपको बताएंगे। तो आपने ये प्रोग्राम जो है हमारा देखना है आखिर तक, क्योंकि बहुत बड़ी और अहम खबर है पाकिस्तान से मुताल्लिक और इसमें पाकिस्तानी जो है उनका भला होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले अब हम बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर, जहाँ पर सूरत हाल मज़ीद कशीदा होती चली जा रही है। एक तरफ इसराइल जो है वो मुसलसल बमबारी कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 30 घंटे के दौरान ईरान पर 2000 बम गिराए गए हैं, जबकि लीडरशिप कॉम्प्लेक्स जो है उस पर 250 बम गिराए गए हैं। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से भी मुसलसल हमले किए जा रहे हैं और ये खलीजी ममालिक पर हो रहे हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो अमरीकी अड्डे हैं उनको, यानी जो इंस्टॉलेशन हैं अमरीकी, उनको निशाना बनाया जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो क्या है, उस पर हम सबसे पहले ज़रा रुख कर लेते हैं। शामी साहब तेहरान से हमें ज्वाइन करेंगे जॉन हुसैन, लेकिन उससे पहले एक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तस्वीर शेयर की है शामी साहब, और उन्होंने वो एक्स पर अपने शेयर की है जिसमें इसराइली और अमरीकी हमले में शहीद 160 तालिबात की कब्रों की जो है वो तस्वीर है ये। और इस पैगाम में उन्होंने लिखा है कि ये वो रेस्क्यू है, एक उनके कफन में लिपटी हुई बच्चियां हैं, उनकी तस्वीर है। ये मिनाब पर जो शहर है तेहरान से दूर, वहाँ पर हमला हुआ और उसमें यानी कि ये शहादतें हुई हैं। इस पर उन्होंने जो पैगाम लिखा है शामी साहब, वो ये लिखा है, हम तस्वीर दिखा भी रहे हैं साथ साथ, कि ये वो रेस्क्यू जिसका ट्रंप ने ईरानी अवाम से वादा किया था। गज़ा से मिनाब तक मासूम जानों को सफाकी से कत्ल किया गया। अफसोस की बात कह लें शामी साहब, या आप क्या कहें कि मार्को रूबियो साहब से जब इस पर सवाल हुआ, सहाफ़ी ने पूछा, तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जी हमारी जो वजारत जंग है वो इस पर तहकीकात करेगी, देखेगी। हम लोग तो स्कूल पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर हमला नहीं करते तो जब हमला होता है तो क्या आंखें भी बंद कर लेते हैं शामी साहब? आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो हमला हुआ था पेशावर में जी, उससे कहीं ज़्यादा शकावत कल्बी का मुजाहरा हुआ है। 160 बच्चियां, फूल जैसी बच्चियां, उनको एक हमले में कत्ल कर डाला गया और उनकी मैयतें पड़ी हुई हैं और वो नौह पड़ रही हैं इन बड़ी ताकतों का, अमेरिका का, उसके हरीफ इसराइल का, और दुआ कर रही हैं अल्लाह से, मगर अल्लाह ताला से चीख चीख कर कह रही होंगी कि अल्लाह ही है जो इनको सज़ा दे और इनको इसके इस जुर्म की यानी ऐसी सज़ा दे कि ये भी एक याद रखे दुनिया जो है ताक़यामत। अभी शामी साहब बहुत सी ऐसी, बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक कोई 60-67 ऐसी हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी, उनके वालिदैन का भी नहीं पता, यानी कि उनको उनके जो आज़ा मिले हैं जो भी, क्योंकि बहुत ही सफाकियत से ही हमला किया गया। तो अभी तक बहुत सारे जो हैं वालिदैन, उनको पता ही नहीं है कि उनके जसद खाकी जो है वो कब मिलेगा उनकी बच्चियों का, जो कि वहाँ पर ज़ेर तालीम थी। बच्चियों पर, हस्पतालों पर और सिविलियंस पर यानी जो हमले हैं उनका एक रिकॉर्ड कायम किया इसराइल ने। गज़ा में क्या किया, कितने हज़ारों बच्चे जो हैं उनको कत्ल किया है और आम शहरी जो हैं उनको निशाना बनाया, बूढ़ों को, औरतों को, और उनको उनके खून की होली खेली है। और वही जो मंज़र है यहाँ दोहराया जा रहा है और इस पर कोई शर्म नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई मुआफ़ी का लफ्ज़ नहीं है। कोई मार्को रूबियो जो है वो माजरत करते, तौबा करते, अफसोस करते, लेकिन उनको इसकी तौफीक नहीं हुई। अच्छा शामी साहब, अब दोनों तरफ से एक तो ये भी कहा जा रहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप है वो भी कह रहे हैं कि जी अमेरिका के पास हथियारों का लामहदूद ज़ख़ीरा मौजूद है, ज़रूरत पड़ी तो बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो हम ले जा सकते हैं। आज इस प्रोग्राम में ज़रा हम आगे चल के तफसील से आपको बताएंगे कि बूट्स ऑन ग्राउंड जब जब उतरे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, तो उस अमेरिका क्या, उससे क्या नुकसान क्या हुआ है, जानी और माली भी। अच्छा, दूसरी तरफ जो ईरान है वो कह रहा है कि जी हम भी तवील जंग के लिए बिल्कुल इस वक्त तैयार हैं और अपनी जो हमारी 6000 साल पुरानी तहजीब है उसका हम दिफा करेंगे। तो ताज़ा तरीन सिचुएशन इस वक्त क्या है, जो हमने बताया कि 2000 बम जो हैं वो गिराए गए हैं। तेहरान से हमारे साथ जॉन हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जॉन। अस्सलाम वालेकुम। जॉन, क्या इस वक्त सिचुएशन है? आप ज़ाहिर मुसलसल बिज़ी हैं, आप हमें भी जो है वो बता रहे होते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर आप बैठे होते हैं, सारा दिन गालिबन आपका ऐसे ही गुजरता है और अपने आप को भी सिक्योर रखना है। तो इस वक्त क्या सिचुएशन क्या है आसपास? देखिए, इस वक्त सिचुएशन ये है कि अमेरिका और इसराइल ने बड़ी बेशर्मी के साथ इधर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एक बंदे को मारने के चक्कर में ये पूरी बिल्डिंग को उड़ा देते हैं
इनफैक्ट अब तो ये भी नहीं देख रहे, उन्होंने हॉस्पिटल्स के ऊपर भी अटैक किया है। 2 हॉस्पिटल्स और 3 अदर मेडिकल फैसिलिटीज जो है इसके अंदर इसकी जद में आई हैं हमलों के। फिरदौसी स्क्वायर के ऊपर आवाम की भीड़ के अंदर इन्होंने मिसाइल गिरा दिया बगैर किसी लिहाज और शर्म के। और उसके साथ साथ मीनाब के अंदर तो आपको पता ही है कि किस तरीके से मासूम बच्चियों का जो जी हाँ। डेथ टोल है वो 170 तक पहुंच गया है। और 67 ऐसी बच्चियां हैं उस एलिमेंट्री स्कूल की जिनकी शनाख्त नहीं की जा सकती कि वो किसकी बेटियां हैं। तो इतना इतना बुरा हाल है कि वो आई थिंक इस हद तक पहुंच गए हैं कि पूरी आवाम को सजा दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो या तो सरेंडर करे या आवाम सफर करे। और आई थिंक इसमें आवाम का भी बड़ा रिजॉल्व है, बड़ा स्पिरिट है कि आवाम इस तरीके से खड़ी भी है। उनको किसी चीज की परवाह नहीं है, ना रोटी की परवाह है, ना इनको पैसों की परवाह है। आयतुल्ला खामनाई के साथ जो इन्होंने बुज़लाना हमला किया, जिस तरीके से उस बुजुर्ग को शहीद किया अपने घर के कंपाउंड के अंदर फैमिली के साथ, तो लोग जो है उनको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बदले की आग मैंने देखी लोगों के अंदर, और सेंटिमेंट में सिर्फ बदला है। तो आज ईरान ने क्या कार्रवाइयाँ की हैं? आज शामी साहब 15th वेव थी, 15वीं वेव लॉन्च की थी, और 16th वेव अभी बाय द वे लॉन्च हो रही है इसराइल के खिलाफ। और जो एसेट्स हैं मिडल ईस्ट के अंदर इन बरादर ममालिक के जो अमेरिका को इन्होंने अड्डे दिए हैं उनके ऊपर एक्शन किया है ईरान ने। और कहा यह जा रहा है कि आज जो 15th वेव थी उसके अंदर 20 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक हाईली स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर ईरान ने टारगेट किया है, जिसके अंदर सीआई की फैसिलिटीज भी इंक्लूडेड हैं। और डायरेक्टली इसराइल के अंदर जो इनके मोसाद के जो चीफ्स और ये इनका जो सेटिंग पॉइंट था उसको भी निशाना बनाया है। और आगे जाके अभी इन लोगों का अभी तक इन्होंने जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया है। इन्होंने जो मतलब फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 फतह 2 मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं। एक खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल की थी नेतन्याहू के जो ऑफिस के ऊपर इन्होंने स्ट्राइक किया था उसमें। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो मॉडर्न वेरिएशन या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो मिसाइल्स हैं उनको भी, जैसे सजील 2 है या खुरमशहर 4 है, उनको भी लेके आ रहे हैं। आई थिंक आगे लेके आएंगे। और उसके अलावा बाद में एक्सपेक्टेशन ये है कि जो टेक्नोलॉजीज नहीं देखी उनको भी यूटिलाइज किया जाएगा अगले अटैक्स करने के लिए। बहरहाल लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक ये अटैक्स रुकेंगे नहीं। इनफैक्ट मुझे ये बताया गया है कि एक्सपैंड होंगे क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अब अपना एसेट्स मूव कर रहा है कुछ और कंट्रीज के अंदर, तो ईरान वहां तक भी पीछा करेगा उनका। और अगर किसी मुल्क ने उनको फैसिलिटेट किया अटैक्स में इन्हीं बेसिस के थ्रू, जॉन दूसरे ये मुल्क जॉन, बताइएगा ये कि जो को भी ईरान यहाँ को लोगों करना को ये तवक्को थी कि जो अमरीकी बेड़े आए हैं 2 वहाँ खलीज में, उनको टारगेट किया जाएगा और उन पर ताबड़तोड़ हमले होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात देखने में आ नहीं रही। थोड़ा बहुत उनको हदफ बनाया गया है, लेकिन कोई काबिल जिक्र नुकसान उनका नहीं हुआ। जी शामिर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी वजह यह है कि जो पहला अटैक था, सिर्फ पहला अटैक इब्राहिम लिंकन ने किया था टॉमाहाक मिसाइल्स का, मेरी मालूमात के मुताबिक। और उसके बाद वो एयरक्राफ्ट कैरियर 2000 किलोमीटर पीछे चला गया था। तो फर्स्ट सैल्वो ऑफ टॉमाहाक जो था और F-35 की डिप्लॉयमेंट जो थी वो की थी इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने। लेकिन जितने भी अटैक्स हुए शॉकिंगली और अनएक्सपेक्टेडली, जितने भी अटैक्स हुए वो सारे ये जो दोस्त ममालिक मुल्क के जो बेसिस के अंदर अमेरिका के जो अड्डे हैं उनके थ्रू ये अटैक्स हुए। तो जाहिर है ईरान ने प्राइमरीली जहां से अटैक आया था उन्हीं को निशाना बनाया। ऐसा नहीं है एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना नहीं बनाया, 6 मिसाइल्स उनके तरफ लॉन्च की। लेकिन जाहिर सी बात है वो इतना दूर जाके खड़ा हो गया अपने आप को बचाने के लिए कि जो स्वॉर्म है वो काम नहीं कर सकता उसके ऊपर इस वक्त, क्योंकि वो इतना दूर खड़ा हुआ है। अगर वो करीब पोजीशन में आएगा तो ईरान उसको डेफिनेटली आई थिंक एंगेज करेगा। अच्छा, कल CNN ने और जो ज़ाहिर जो ईरानी मीडिया है वो भी शेयर कर रहा था, वीडियो शेयर की गई, दिखाया गया कि ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा ज़ेर ज़मीन, यानी कि जो बंकर्स कह लें या जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर मौजूद है। तो इस बारे में क्या यानी कि हम कह सकते हैं कैलकुलेशंस हैं, ईरान के पास कितनी बड़ी तादाद में ये ड्रोन्स मौजूद हैं? कहा तो ये जा रहा है ना कि 50,000 का ये ड्रोन है, $50,000 का, और इसको गिराने के लिए या इसको जो है वो मार गिराने के लिए $1 मिलियन जो हैं वो अमेरिका को और इसराइल को खर्च करने पड़ रहे हैं। तो कितना बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो ईरान का मौजूद है और कितना डिपेंडेंट है ईरान इन ड्रोन्स के ऊपर? बहुत अच्छा सवाल है सलमान भाई, और इस पे मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली एक असेसमेंट दे रहा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंटली दे रहा हूँ कि ईरान के पास 400 ड्रोन बनाने की कैपेसिटी है हर रोज, और 200 मिसिल्स का मुराद जो रॉकेट्स हैं छोटे और उसके ऊपर वो 200 मिसिल्स बनाने की कैपेसिटी रखता है। जो क्लेम्स मुझे मुख्तलिफ जगहों से जो मुझे पता चले हैं वो मैं अपनी असेसमेंट बता रहा हूँ।
तो ईरान इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को जितना प्रोलॉन्ग कर सकता है, और बिल्कुल अंडरग्राउंड फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे 10 ऐसी नॉन फैसिलिटीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स की जो उनको पता है कि बड़ी बड़े पैमाने पे फैसिलिटीज हैं ड्रोन्स और मिसाइल्स की स्टोरेज के लिए। उनमें से 6 अंडरग्राउंड है। और कितनी अंडरग्राउंड है? तकरीबन 500 मीटर की उसकी डेप्थ है, क्योंकि जाहिर है माउंटेनियस रीजन्स के अंदर वो बनाते हैं। 500 मीटर की डेप्थ की उसके अंदर डेप्थ है। और GBU-57 बॉम्बर भी अगर कोशिश करे उनको उड़ाने की, अच्छा, तो वो सिर्फ 200 मीटर की जो है वो रेंज रखता है। बंकर अमेरिका, आई बस्टर बम डोंट जिसे थिंक कहा इसको, जाता है। अमेरिका, जी, बंकर बस्टर बम ऐसा जिसे कहा जाता है। मैंने अपनी आंखों से वो जगहें देखी हैं जहां पे यूएस की मिसाइल्स रोजाना 7-8 मिसाइल्स गिरती हैं और वहीं से ही रॉकेट्स लॉन्च होते हैं। आप ये देखें, मतलब ये हैरानी की बात है। तो नहीं, यानी मुझे नहीं वो जो लगता कि, साइट्स हैं अमेरिका को उनका पता है, उनके इल्म में है कि वो साइट्स कहाँ कहाँ बिल्कुल। पर है, टारगेट नहीं कर पा रहे वो उनको, या निशाना नहीं बना हाँ, पा रहे जी यानी। जी जी, उनकी मजबूरी यही है, उनकी मजबूरी यही है कि वो निशाना, कुछ को निशाना बनाया, नो डाउट उन्होंने कोशिश की है निशाना बनाने की, और कुछ को सक्सेसफुली हिट भी किया है मेरी नजर में, लेकिन वो मिसाइल की स्टोरेज को हिट नहीं किया। शामी साहब, ये बड़ी यानी कि हैरानकुन बात है, जैसे जॉन भी बता रहे हैं कि 400 ड्रोन्स रोजाना तैयार करना, और फिर इतनी बड़ी एक उसकी स्टोरेज होना कि शायद उस पर ही जो है वो ईरान डिपेंडेंट है और उसी पे जो है वो रिलाई कर रहा है। अब अमेरिका का तो पूरी कोशिश है कि वहाँ जो स्टॉक जहाँ है उसको हिट करे, जो ये बनाने की सलाहियत है उसको हिट करे, और बार बार उसकी तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन आप देखते हैं कि ईरान ने भी बहरहाल एक भरपूर तैयारी कर रखी है, और कैसे ये जंग जो है अब आगे बढ़ती है, और किस तरीके अमेरिका जो है वो अपने अहदाफ पूरे करने में नाकाम होता है। शामी साहब, ये जो अली लारिजानी साहब फरमा रहे हैं कि ईरान अपनी 6000 साला तहजीब का दिफा करेगा, यानी क्या हम ये समझें कि ये बात अब तहजीबों के तसादुम तक आ गई है? नहीं, जाहिर है कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो कि एक बड़ी तहजीब याफ्ता मुल्क है। मुख्तलिफ अदवार में भी ईरान एक तरक्की याफ्ता ख़ित्ता रहा है, और बड़ी तहजीब यहाँ जो है इस्लाम के आने से पहले भी यहाँ की जो सल्तनत थी और यहाँ की जो तहजीब थी, यहाँ का जो कल्चर था, उसकी एक अपनी शनाख्त थी, और उसकी अपना एक तारुफ था, और उसकी अपनी एक रिकग्निशन थी। तो अब ज़ाहिर है कि इस्लाम आने के बाद पर इस्लाम जो एक नौयत बदल गई, लेकिन उनका कहना यह है कि हमारी तारीख़ जो है वो इतनी पुरानी है, वो ईरान जो है किसी हादसे की पैदावार नहीं है, और हम उसकी हिफाजत करेंगे। जंग के दौरान आप इस तरह के दावे करते हैं और इस तरह के रजिया कलमात जो हैं अदा करते हैं, ये भी एक जोश व खरोश दिलाने के लिए और अपने ऊपर एतमाद बहाल रखने के लिए ये अल्फाज जो हैं ये भी बातों का ज़रूरी होते हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो मार्का दरपेश है, उसमें अब देखते हैं ईरान इस वक्त तक तो यक्का तन्हा है। रूस के जो सिक्योरिटी कौंसिल है रूस की, उसके नायब सदर ने कहा है कि ये जंग आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। अब जो बड़ी ताकतें हैं, अब रूस तो खुद उलझा हुआ है यूक्रेन की जंग में, और चीन जो है उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, अमली तौर पर वो क्या इक़दाम कर सकता है, ये अभी तक हमें मालूम नहीं हो सका। अभी तक तो ईरान जो है वो अपनी बहरहाल उसकी तैयारी है। चीन ने शामी साहब ईरान को हिमायत की यकीन दहानी तो करा दी है, चीनी वजीर खारजा उन्होंने। अच्छा, जॉन हमारे साथ शामी साहब आ गए, एक बार फिर ज़रा क्विकली उनसे पूछ लें। जॉन, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब इशारा दे रहे हैं कि जी ज़रूरत पड़ी तो हम फ़ौजें उतार सकते हैं, तो ये माजी को जहन में रख कर ही ये सोच रहे हैं? उनके साथ वियतनाम में क्या हुआ, इराक वॉर में क्या हुआ, अफगानिस्तान वॉर में क्या हुआ, इसके बावजूद वो ये सोच रहे हैं कि ईरान में फ़ौजें उतारें? जी सलमान साहब, मुझे लग रहा है वो माजी को सोच नहीं रहे, इसलिए उनके ऐसे ख्यालात आ रहे हैं। इन्होंने जो पिटाई खाई है अफगानिस्तान के अंदर, 20 साल लड़ाई की, इनको जिस तरीके से उनको जिस तरीके की मार पड़ी उन बेचारे देहाती रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों से, और वियतनाम के अंदर वियत कॉन्ग ने किस तरीके से इनको जो है वो मारा है, और किस तरीके से इनकी सोल्जर्स की बॉडीज जो है वो गई हैं बड़ी तादाद में। इनको अंदाजा भी नहीं है कि ईरान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी पीढ़ियां, मतलब जनरेशन से ये बात सिखाई जाती है बच्चों को कि अमेरिका से आपने लड़ना है। उनको तैयारी इस तरीके से दी जाती है जिंदगी भर कि हमला आपके ऊपर कभी भी हो सकता है और आपको लड़ना है। तो मुझे तो बड़ा सरप्राइज हुआ ट्रम्प साहब के रिमार्क्स देख के, और अगर आते हैं यहाँ पे तो ये जो बर्गर किंग खाने वाले इनके जो सोल्जर्स हैं
जो जिनका मोरल इतना लो हुआ है कि वो जेरल्ड फोर्ड के सुएज के अंदर खुद खुद से टी शर्ट फंसा के और चीजें करके उसको किसी तरीके से सैबोटाज करके घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से जो है वो लड़ सकते हैं यहाँ पे आके। ठीक है जॉन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। क्विकली सिर्फ बताने के लिए कि जो वियतनाम जंग हुई 75 से 1955 से 75 तक, उसके नतीजे में हमने कुछ फिगर्स निकाली। 58,000 से ज़ायद अमरीकी जो हैं वो उनकी अमवात हुई, जिनकी लागत यानी कि इस जंग की थी कोई 100 अरब डॉलर से ज़्यादा। अच्छा, अमरीकी माशरे को ज़ाहिर गहरी तकसीम का सामना करना पड़ा, ये इस पर आप ज़ाहिर बताइएगा। इराक जंग की बात करें तो 2003 से 2011 तक 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर उसकी लागत आई, और इसमें 4,500 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो हलाक हुए। फिर अफगानिस्तान की बात करें तो उसमें 2001 से 2021 तक की फिगर्स निकालें तो अमेरिका को 2.3 ट्रिलियन डॉलर, खरब यानी कि डॉलर से ज़्यादा इस पर जो है वो नुकसान उठाना पड़ा, इसकी लागत आई, और 2400 अमरीकी फ़ौजी जो हैं हलाक हुए। दिलचस्प बात जो है वो ये है, जो अपने असल जो फिगर्स निकाली हैं इससे भी बढ़कर वो ये शामी साहब कि अफगानिस्तान और इराक जंग के बाद वो फ़ौजी जो कि वापस आए उन्होंने ख़ुदकुशियाँ की, और उनकी तादाद अगर हम मिला लें कि जो 7,000 जो उसमें यानी कि इनके फ़ौजी हलाक हुए उससे कहीं ज़्यादा है ख़ुदकुशियाँ, और वो हैं 30,177, और ये ब्राउन यूनिवर्सिटी है उसके 2021 के आदाद शुमार हैं। यानी 30,000 जो फ़ौजी थे उन्होंने ख़ुदकुशियाँ की हैं, यानी इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है वो ऐसा पड़ा। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि हम जो हैं वो बूट्स ऑन ग्राउंड उतारें, क्योंकि हवाई हमलों से तो किसी मुल्क में रजीम तब्दील हो नहीं सकती। ठीक, अब अपने वो लाना चाहते हैं, अमेरिकी फौजी लाना चाहते हैं, चलिए ला के ये तजर्बा भी कर लें, एक उनको भी मज़ा चखना पड़ जाएगा। ये जो एक चीनी नियाद प्रोफेसर हैं जियांग जी, कनाडा में होते हैं, उनका एक तजिया आज सामने आया है। जी सर, उन्होंने कहा कि ईरान ने 20 साल इस जंग की तैयारी की है। 20 साल और उनके तजिए के मुताबिक जिस तरह ये जंग आगे बढ़ रही है, वो कहते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ये तवील और थका देने वाली जंग बन जाएगी। अच्छा, और ईरानी इस्तेसादों और ईरानियों की जो मजहबी फिक्र है और नजरिया आखरत है, उसके तनाजुर में वो एक बस ये एक जंग जिस जज्बे से लड़ रहे हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। अजीम शैतान के खिलाफ ये जंग है। उन्होंने कहा इससे पहले भी कई मशकें हुई हैं, और गुज़श्ता जून में 12 रोज़ा जंग हुई थी, जिसमें ईरानियों ने इसराइल और अमेरिका दोनों की हमला करने की सलाहियतों का जायजा लिया और उन्हें परखा, और इसके बाद उन्हें 8 माह मुकम्मल तैयारी का वक्त भी मिला। सही, और ईरान ने अपने इत्तेहादी गिरोहों हौसीज, हिजबुल्ला, हमास और शिया मलेशियाओं के जरिए अमरीकी जहनीत को बखूबी समझ लिया है। अच्छा, अब उनके पास अमरीकी ताकत को कमज़ोर करने की हिकमत अमली मौजूद है। तो अब ईरान दरअसल अमरीका से नहीं, पूरी आलमी मईशत के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ठीक है वो खलीजी ताउन कौंसिल सर, के इसमें एक ममालिक और बड़ा अहम पॉइंट जो उन्होंने लिखा है, जो जिन खदशात का इजहार किया है, वो ये कि खलीजी ममालिक में अभी तो हमले हो रहे हैं ना इंस्टॉलेशंस पे, ये जो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं हाँ, जो कहते हैं पानी कि साफ करके देते हैं, क्योंकि 60% नेचुरल पानी तो की कोई है नहीं फराहमी पानी। जो है वो इन्हीं प्लांट्स से होती है, जो पानी के साफ करने वाले प्लांट्स हैं। ठीक है, और इन ममालिक की ये शह रग है, यहाँ कुदरती साफ पानी मुयसर नहीं है। बिल्कुल, अगर $50,000 का एक ड्रोन जो है वो किसी बहुत बड़े शहर के बड़े प्लांट को तबाह कर दे, जी हाँ, तो 1 करोड़ की आबादी हो जहाँ, तो वो 2 हफ्तों में पानी से महरूम हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह जो आबनाए हुर्मस है उसको बंद किया है, उसके असरात का वो उन्होंने जिक्र किया है। सही, अब ये मतलब ये है कि ये एक अंदाजे लगाए जा रहे हैं, गोया ईरान जो है वो अभी तक नहीं घबराया, अभी तक पुरअज़्म है। सर, इसके लेकिन नताइज क्या हो उधर सकते हैं? अमेरिका जो है हाँ, उसका भी ख्याल है कि क्योंकि ईरान की पहुंच जो है अमेरिका की सरजमीन तक नहीं है। जी हाँ, ठीक है, और लेकिन अमेरिका सर वो की इशारे सरजमीन दे जो रहे हैं। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जो आपने बात की है, मैं खालिद चिश्ती साहब को वेलकम करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का ये जुमला आपको दिखाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं कि जी ये जो इनके पास मिसाइल है ना, ये अब अमेरिका तक पहुँच सकते हैं, पहुँच सकते थे, इसलिए हमने ये हमला किया। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या फरमा रहे थे। चिश्ती साहब, सर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज हैं, कोई लॉन्ग टर्म प्लान है इनके पास? इनके पहले कह रहे थे कि जी हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है इनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम, सब कुछ तबाह कर दिया है, फिर उसके बाद कहते हैं कि जी 2 हफ्ते में वो दोबारा, यानी 2 हफ्ते वाली उन्होंने बात कर दी थी कि वो शायद दोबारा हासिल कर लेगा एटमी ताकत।
बन जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन है, परेशान है, मजबूर है क्या आखिर डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त टारगेट? जी बहुत शुक्रिया शामी साहब और सलमान साहब, आपने इनवाइट किया। मेरा ख्याल है थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें, फ्लैशबैक कर लें। शामी साहब को तो बहुत ही क्लियर याद होगा कि कॉलिन पावल फॉरेन मिनिस्टर थे अमेरिका के। उन्होंने कांग्रेस में एक छोटी सी शीशी दिखाई थी सद्दाम हुसैन के जमाने में और कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर वेपन है और ऐसे सोर्सेज हैं जिसके जरिए वो 40 मिनट की एक फ्लाइट में वॉशिंगटन तक मिसाइल पहुंचा सकता है इराक से, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, उससे आगे मैं कुछ नहीं कहता। और कम से कम उनमें उस ये पर तो सर फिर अमेरिका, सॉरी, बर्तानिया को भी माफी मांगनी पड़ गई थी, टोनी ब्लेयर को। और उनमें थोड़ी सी मोरालिटी का कोई परसेंटेज अगर मैं 1-8% दूं कि उन्होंने जंग से पहले ऐलान किया था कि जनाब ये उनके पास है, हम इसलिए जा रहे हैं। तो ये पहली दफा है कि जंग के बाद जब शुरू हो गई है तो आपको याद आया अचानक कि ओहो मुझे तो याद आया। अच्छा, मैं बड़ा क्लोजली सुन रहा था विद ड्यू परमिशन शामी साहब की कि आप जरा टोन मुलायजा करें प्रेसिडेंट ट्रंप की कितनी लो थी। वो कॉन्फिडेंस, वो चहकना, वो जो रिजॉल्व नजर आता था जो पहले जंग से, वो नहीं नजर आ रहा था कि ये जंग इनके पास ये वेपन्स है, मिसाइल है। एक और बड़ी दिलचस्प मैं स्टैटिस्टिक्स से अर्ज करता चलता हूं कि देखिए ये तो रीजन हम सुनते आए हैं। ये तकरीर आप सिर्फ वॉइस चेंज कर दें, लफ्ज वही हैं जो 3 सदरों के मैं नाम लेने लगा हूं जो रिपब्लिकन ही है। अच्छा, रोनाल्ड रेगन रिपब्लिकन, जॉर्ज बुश सीनियर रिपब्लिकन, जॉर्ज बुश जूनियर रिपब्लिकन एंड प्रेसिडेंट ट्रंप रिपब्लिकन। ये चारों ने इनकी तकरीरें इलेक्शन से पहले उठाकर देख लें और उन्होंने बाद में क्या किया वो मैं बता देता हूं। इलेक्शन से पहले इन्होंने चारों ने कहा कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, इकोनॉमी करेंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सबकी उठा के देख लें। लेकिन उन्होंने एक कॉमन किया, बाकी कुछ किए कि नहीं किए। इन चारों ने एक मिडिल ईस्ट के एक मुल्क पर हमला किया और कोई ना कोई रीजन, और तकरीर वही की वही थी। मेरा ख्याल है सिर्फ प्रिंट वही दे देते हैं इनको, ये नया प्रेसिडेंट पढ़ देता है कि दे वर अबाउट टू हिट अस, वो हमारी सोवरेनिटी चैलेंज हो रही थी, हमने करना ही करना था, हमने सेल्फ डिफेंस में किया है। तो ये रीजन मेरा ख्याल है दुनिया नहीं बात। तो ये जो अमरीकी अवाम है वो फिर झांसे में कैसे आ जाते हैं? वो इनके वादों पर कैसे एतबार कर लेते हैं जब ये अपनी कैंपेन चला रहे होते हैं? नो, वादा तो है ही नहीं। वादे से तो ये फिरे हैं, आप नोट कर लें। जंगों के खात्मे का तो वादा करते ये कहा था मैं अमन लेके आऊंगा। हाँ, पीस लेकर आऊंगा। ये तो अमन के पैगाम पर थे। शामी साहब, इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में कमला हैरिसन को जो वाइस प्रेसिडेंट थी तंज करके कहा था अंग्रेजी में कि यू सेंड योर बॉयज टू द वॉर, आई विल नेवर। ये कैंपेन का स्लोगन था उनका। तो मैं तो जो जंगों में जा चुके हैं उनको भी पुल आउट करूंगा। तो ये तरह मुलायजा करें कि कहा कुछ और फिर कर कुछ रहे हैं। तो ये आई थिंक बिग डायकोटमी है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वॉइस चेंज हुई है, सिर्फ टेक्स्ट वही का वही है। और वैसे भी हमला करने के बाद जो उनको ग्राउंड रियलिटी का फेस करना पड़ा है, मेरा मानना यह है कि उन्होंने आयतुल्ला को एलिमिनेट और शहीद इसीलिए किया था। वो समझ रहे थे कि ईरान के लोग बस ऑलमोस्ट सड़कों पर तैयार बैठे हैं, सिर्फ ऐवान सदर में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में और सदारती महल में घुस जाएंगे, वो बस टेक ओवर कर लेंगे। लीडरशिप को कोई एलिमिनेट नहीं करता। शामी साहब ने पूरी बहुत ज्यादा हिस्ट्री मेरे से पढ़ी होगी। लीडरशिप को तो आप सर्वाइव कराते हैं ताकि उसी की विल तोड़ेंगे तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट करेगी, लाइक डोमिनो इफेक्ट के आप बचपन में ईंटें खड़ी करते थे, वो एक ईंट को मारते थे, सारी ईंटें गिरती थी। तो लीडर को तो डोमिनो इफेक्ट की वजह से सरवाइव कराया जाता है। इसलिए अब यही तो कहा जा रहा था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि रेजिम चेंज हो। बहुत से लोग यही कह रहे थे ना कि पॉसिबल नहीं है, वो जो ख्वाहिश है ये खाम ख्याली है अमेरिका की। लेकिन अगर अमेरिका, उसकी जो फौज है मिलिट्री, वो एआई का इस्तेमाल कर सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हमने हमला कैसे करना है। अभी ताज़ा खबर आई है कि जी जो ट्रैफिक लाइट्स पर लगे जो कैमरास थे वो तक इसराइल कंट्रोल कर रहा था और मॉनिटर कर रहा था, वहाँ से सारी नकलो हरकत तमाम वहाँ पर, यानी कि खामनाई साहब की और उनके जो भी आला हुकाम थे। इतनी डीप पेनिट्रेशन, और इसके बावजूद उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि किन लोगों पर वो भरोसा करके ये कह रहे हैं कि जी जैसे ही हम हमला करेंगे या हम एलिमिनेट कर देंगे सुप्रीम लीडर को तो लोग सड़कों पर निकल आएंगे और लोग जाके जो है वो कब्जा कर लेंगे। बार बार कहने के बावजूद जो है वो लोग नहीं निकले। क्या 1953 उनके जहन में था? बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन मेरा ख्याल है। कम से कम ये लीडरशिप को एलिमिनेट करने की और शहीद करने की तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी लीडरशिप की मिस कैलकुलेशन है। उन्होंने मिस रीड किया था कि हम फैसिलिटेट करेंगे। और आमतौर पे आप तमाम हिस्ट्री उठा के देख लें, जिस दिन हमला कोई मुल्क करता है और वो भी अमेरिका जैसा, वो अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अनफोल्ड करता है और अपना मेथोडोलॉजी बताता है लोगों को कि हमने ये करना था, इस तरह करेंगे, जब ये हो जाएगा तो जंग बंद कर देंगे। पूरी तकरीर पहले दिन प्रेसिडेंट ट्रंप की उठाकर देखें, वो तकरीर जोर क्या दे रहे हैं, ईरानी लोगों को कह रहे हैं कि तुम कब्जा कर लो, हम आ गए हैं, तुम मदद करने, तुम वादे का इंतजार कर रहे थे, हमने वादा पूरा कर दिया। ये कौन सी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जो कि मटेरियलाइज ही नहीं हो रही?
तो एनीवे रिडंडेंसी मेरा ख्याल है बहुत है, ईरानियन कौम में भी है। पिछला जंग रिकॉल कर लें सलमान साहब, पिछली जंग के पहले दिन 37 लीडर्स को एलिमिनेट किया था इन्होंने, इंक्लूडिंग मिलिट्री, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, पासदारान इनकलाब चारों, और 19 साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया था। तो क्या हुआ था, सक्सेशन खुद ब खुद ट्रेवल की, 12 दिन तक जंग चलती रही, इनको B-52 लाने पड़े अब जंग बंद कराने के लिए। और अभी इन्होंने पहले दिन 40 लीडर को एलिमिनेट किया और इंतहाई सीरियस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है आयतुल्लाह खामनाई साहब का। मैं बिल्कुल किसी जर्नलिस्ट से, इवन ईरानियन जर्नलिस्ट के साथ कल मैं चैनल्स पे था, मैं एग्री नहीं करता कि वो शहादत का उनको शौक था, होगा शहादत, लेकिन वो शहादत उन्होंने बाय चॉइस ले ली है कल और बंकर में नहीं गए। मैं इसलिए नहीं मानता कि शहादत का उनको शौक था। आप करोड़ों ईरानियों से पूछें कि वो भी चाहते थे और दुआ कर रहे थे कि हमारे आयतुल्लाह खामनेई शहीद हो जाएं। तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है। आई थिंक ऑल टुगेदर हम डिफरेंट बातों को डिफरेंट तरफ लेके जा रहे हैं लोग। हाँ, यानी वो तो एक उनका फेलोर है सिक्योरिटी का, ठीक है। और बेहतियाती हुई है। अब आप उसको यानी शहादत जो है उसकी वो मतलूबा मकसूद तो होती है मोमिन के, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को, अपनी जान जो है दुश्मन के सामने रख दे कि तुम अपना शौक पूरा करो और मुझे मार डालो। इस पर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। जिसे आप एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए नाज़रीन। वेलकम बैक। शामी साहब, ये तो बहरहाल एक डिबेट है कि शहादत यानी कि हाँ, शहादत जो है हाँ, वो यानी ये बेएहतियाती का नाम शहादत नहीं है और इंटेलिजेंस फेलोर का नाम शहादत नहीं है। अच्छा, हाँ, ये तो एक बेहतियाती हुई है। और सारी इतनी कितनी लीडरशिप निशाना बनी है, लेकिन बहरहाल इससे कतई नज़र अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, ठीक है। और सर खालिद चिश्ती दर्जात साहब, बुलंद करे। आमीन। खालिद चिश्ती साहब से ज़रा आप क्विकली। खालिद साहब सुन रहे हैं? जी सर, मैं सुन रहा हूँ और मैं आपसे पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि वो एक चैप्टर अफसोसनाक है जो उनकी शहादत हुई है। हाँ जी, आप ये बताएं कि आप इसको असेस कैसे कर रहे हैं कि अब किस तरीके से ये जंग आगे बढ़ेगी, और ये जो फ़ज़ाई ताकत है इस वक्त ईरान की, वो लामतनाही है, उसके पास वो जंग जो है तवील अरसे तक जारी रख सकता है। शामी साहब देखिए, मैं इसको क्लोजली वॉच कर रहा था जो ईरान ने डेवलपमेंट की है जून से लेकर अभी ये 7-8 महीनों में। तो उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है ड्रोन्स पर और सरफेस टू एयर मिसाइल पर और सरफेस टू सरफेस मिसाइल पर। इन्होंने अपने जो मिसाइल वेपन सिस्टम है, क्योंकि एयरफोर्स तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, इनके जो बुनियादी तौर पर MiG-29 है बहुत ऑब्सलीट हैं, Phantom F4 ये बहुत पुराने हैं, ना उड़ने के बराबर हैं। अगर उड़ेंगे भी तो जाहिर है इजराइल पर हमला करने की सलाहियत नहीं रखते, और रखते तो रास्ते में इनको बहुत सारे दूसरे मुल्क इंटरसेप्ट कर लेते। तो इसलिए इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम भी नजर नहीं आ रहा। एयर डिफेंस सिस्टम तो सप्रेशन कर देता है जी अमेरिका, बिल्कुल उसके पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर लेते हैं बुनियादी तौर पर। लेकिन ईरान बुनियादी तौर पर क्या कर रहा है, एसिमेट्रिक एस्केलेशन की तरफ ही जा रहा है एज ए स्ट्रैटेजी। और एसिमेट्रिक एस्केलेशन इसके बाद चॉइस ही नहीं है सिवाय ड्रोन्स के, मिसाइल्स के, और ये जो समंदर की तरफ जो ऑपरेशन कर रहा है इसके पास यही फ्रंट है। ये जो पहला उसने सदमा ले लिया है, हिटबैक ले लिया है लीडरशिप एलिमिनेशन के बावजूद, मैं अर्ज करता चलूं, मैं इनकी लीडरशिप को क्लोजली देख रहा था कि सक्सेशन बहुत स्ट्रांग है इनके अंदर, कि अगर लीडर ड्रॉप हो तो नेक्स्ट टेक ओवर ऑटोमेटिकली कर लेता है। इसीलिए आपने देखा स्मूथ टेक ओवर हुआ है। चेन ऑफ कमांड जो है वो अभी कमजोर नहीं पड़ी, उसमें रखना नहीं पड़ा। नहीं शामी साहब, चेन ऑफ कमांड इनमें रखना भी नहीं पड़ा, और जो इनकी सेंट्रल है बुनियादी तौर पर डिसीजन मेकिंग और टारगेटिंग स्ट्रेटजी और वॉर प्लान, लेकिन एग्जीक्यूशन उसकी और मैनिफेस्टेशन वो डिसेंट्रलाइज्ड है। यानी ये पहली दफा हुक्म हो जाता है जब टारगेट एग्री कर जाते हैं तो पूरे मुल्क में जो फैला हुआ इनका 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उनके जितने कमांडर लोकल होते हैं फिर वो जंग अपने तरीके से लड़ते हैं, यानी वो अपनी तरफ से लॉन्चिंग करेंगे एज पर देयर ऑर्डर्स। चिश्ती साहब, इसीलिए आप देख लें जी हाँ जी जी, तो मैनिफेस्टेशन आप इसलिए देख रहे हैं कि ये मिक्स एंड मैच वेपन्स इस वक्त फायर कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट मुझे लगता है इजराइल को देनी पड़ेगी। मैं क्विकली आपको लास्ट वॉर से इसकी स्ट्रेटजी पे ब्रीफ कर देता हूं कि लास्ट टाइम इन्होंने क्या किया था कि शुरू में मिसाइल फेंके, वो पुराने थे, ऑब्सलीट थे, आउटडेट होने वाले थे, लेस एक्यूरेट थे। तो चंद दिन में जब वो गए तो इजराइल ने अपने बेस्ट वेपन पैट्रियट फायर किए उन पर, विदाउट नोइंग कि ये तो वो वॉर के हेड्स के साथ नहीं आ रहे जिनकी लिथैलिटी इतनी ज्यादा है। तो बाद में ईरान ने कुछ दिनों बाद ज्यादा लीथल अपने जो इनके अल फतेह वगैरह थे वो फायर किए, जिन्होंने उनके मुसाद हेडक्वार्टर को हमला किया,
आइजर वाइजमैन एकेडमी को हिट किया, फिर उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर को हिट किया। जब तक उनको ये समझ आई कि ईरान ने हमारे साथ क्या स्ट्रैटेजी लड़ी है, तो उनको राशनिंग करनी पड़ गई थी अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। अब मैं देख रहा हूं पैटर्न, जो 2-3 दिनों से मैंने उनके मिसाइल की फायरिंग देखी है, जो जिस तरह ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ उनके मिसाइल अभी हैं जो लेस एक्यूरेट है, यानी वो जनरल एरिया है, डिस्ट्रप्शन है, फियर है, खौफ पैदा करने के लिए। लेकिन कुछ उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के जो बिल्डिंग पर मारा है, वो मुझे लगता है वो लेटेस्ट उनका था, वो जिसको खैबर शिकन कह रहे हैं, जो ऑलमोस्ट एडवांस वर्जन है अल-फतेह 3 की। तो मेरा ख्याल है ये मिक्स एंड मैच इस दफा कर रहे हैं, लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट को मिक्स करके भेज रहे हैं, ताकि जिस टारगेट को उन्होंने ज्यादा एक्यूरेट करना होता है, और इसको हम मिलिट्री टर्म में कहते हैं शामी साहब, रिएक्शन डिलेमा क्रिएट करना। यानी रिएक्शन डिलेमा का मतलब ये है कि उनके एयर डिफेंस को कंफ्यूज कर दिया जाए कि कौन सा प्रेफर्ड किस्म की मिसाइल है जो ऑप्शन है, या ज्यादा लीथल और एक्यूरेट है, और कौन सा एक जनरल एरिया डिस्ट्रक्शन के लिए मिसाइल आ रहा है। इसका एंड क्या देख रहे हैं जैसी साहब, और कितना मतलब अरसा आपको लगता है कि ये एस्केलेट होंगे मामला, और कौन बीच में पड़ के इसको हल करा सकता है फौरी तौर पे? देखिए, फौरी तौर पर तो चाइना और रशिया के स्टेक सबसे ज्यादा होने चाहिए, और इसकी वजह यह है कि मैं अक्सर यूज करता हूं कि लास्ट, ये कंट्री भी लास्ट है स्टैंडिंग, और आयतुल्ला खामनाई वाज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। अब अगर आप विजुलाइज करें इस दुनिया के एरिया में जहां पे एक वाहिद यही शख्सियत और यही मुल्क है जो स्टैंड किए हुए हैं, बाकी तो ऑब्वियसली या तो फैसिलिटेशन कर रहे हैं, या सिंपथाइजर हैं, या अलायंस में अमेरिका के साथ। तो एक और तरह का दुनिया हो जाएगी अगर ये प्रेशर भी खत्म हो जाए। अगर ये खुदा न खास्ता हटती है, तो आप अफगानिस्तान में इंडिया वर्सेस इजराइल का क्लाइमेक्स ऑलरेडी देख रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ 52 जगहों पर जो हमला कराया था, वो इंडिया और इजराइल के कहने पर तालिबान ने किया था। सही। तो फिर कौन सा मुल्क होगा जो हर्डल क्रिएट करेगा? अब आते हैं कि कब तक करेंगे। ये पहला राउंड अगर ये बर्दाश्त कर गए, जो कि कर रहे हैं इस वक्त, रेजिलियंस बहुत दिखा रहे हैं। मैं जितना इनका सिस्टम सेट कर पाया हूं, इन्होंने बहुत ज्यादा टनल्स, हाइडवेज बनाए हुए हैं अपने मिसाइल वेपन सिस्टम के। ये रिटेलिएट करेंगे, और वो जो रिटेलिएट करेंगे वो मुझे लगता है दुनिया की खास तौर पर, और इन मुल्कों की दोनों की, बिल्कुल पर्टिकुलरली इजराइल की और अमेरिका की ओपिनियन बदलेगी जब लोगों की, तो फिर जंग की तरफ लोग पड़ेंगे और ये खुद ही कॉम्प्रोमाइज की तरफ चले जाएंगे। और आखिरी बात, पिछली दफा भी आपने देखा था इजराइल में जो बॉम्ब गिरे थे, इनके जाकर वेपन्स गिरे थे, इजराइल की सड़कों पर तलवी में मुजाहरे शुरू हो गए थे जंग के खिलाफ, क्योंकि उन लोगों ने जंग की ये नौबत, ये जंग की मिसाइल अपने ऊपर किस तरह गिरते हैं, राशनिंग खुराक की और मेडिकल की किस तरह की जाती है, वो तो देखा ही नहीं था। तो प्रेशर वो लेने की दोनों कौमें आदत नहीं है। ठीक है, और फिर बंकरों में छुपकर उन्होंने पनाह ली थी। बहुत बहुत शुक्रिया गालिब चिश्ती साहब आपका। सर, पाकिस्तान का ज़ाहिर है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आज इसहाक डार साहब ने सेनेट में पॉलिसी बयान दी है, मैं चाहता हूँ ज़रा वो सुने वो क्या फरमा रहे थे और क्या कह रहे थे कि जी मार्को रूबियो से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या उनसे इस बारे में बात की थी, वो क्या कह रहे थे। मेरी बायलैटरल मीटिंग हुई सेक्रेटरी रूबियो के साथ, और उस बायलैटरल मीटिंग में आई टुक अप ईरान का मामला। इशू क्या थी कि जी वो कहते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। ईरान माना हुआ कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। और हम मीडिएट कर रहे थे कि भाई आप बैठ के इस मसले को हल करें। 12 दिन की वॉर ख़त्म हो चुकी थी और उनकी रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव थी, लेकिन हमने आर्गूमेंट किया इनके लिए कि पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी तो हर एक का हक है। इसमें फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब अपने लेवल पर कनेक्टिक एरिया में उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए। अपने डिफेंस जो उनके कॉलीग्स और जो हैं, उनकी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। अगर आपको याद हो पिछले साल, तो वो किस वजह से है? वो हमारी सिंसियरिटी को एहसान नहीं है, हमारा फर्ज है। लेकिन मुल्क के अंदर उसको एक गलत ट्विस्ट देना, गलत रंग देना, उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाना, ये मदद नहीं होगी। हम मिलके इस मामले को आगे लेके चले, इसको रिजॉल्व करवाएं। ख्वाजा आसिफ साहब भी, शमी साहब भी कह रहे हैं कि ईरान पर जंग मुसल्लत की गई और एजेंडा इसराइली असर को पाकिस्तान की सरहद तक लाना है, यानी ये खदशात का इजहार कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है, दुआ है, ख्वाहिश है कि ईरान जो है वो सुरखरू हो और ये ईरान जो है वो बाकी रहे, सलामत रहे, और इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। लेकिन जो वहाँ खलीजी ममालिक हैं, जो ख़ासतौर पर सऊदी अरब है, जिससे हमारा दफ़ाई मुआहदा भी है, तो इसहाक डार साहब ने ये भी कहा कि उस तरफ भी उन्होंने तवज्जो दिलाई कि सऊदी अरब पे जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर ज़मानत मांगी कोई सऊदी अरब से। सऊदी अरब की ज़मानत तो बड़ी वाज़ेह है कि उसकी सरजमीन जो है ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये
बड़े एहतियात की बात है और ईरान को भी एहतियात करनी चाहिए और जंग का दायरा जो है वो वसी नहीं करना चाहिए, अपने दोस्तों में कमी नहीं करनी चाहिए। बस पाकिस्तान इस पर लगा हुआ है और इंशाल्लाह लगा रहेगा और हमें तवक्को रखनी चाहिए कि ये जो है मंजर बदलेगा दुनिया का और बादल जो है जंग के वो छट जाएंगे। कल देखते हैं शामी साहब, एक अहम इजलास भी है, वज़ीर आज़म ने तलब किया है, तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ जो हैं उनके लीडर्स को बुलाए गए, इन कैमरा ब्रीफिंग होगी। हम जो है वो तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं और यही कहा जा रहा है किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है शामी साहब वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख रहे। तो आज सोनिया गांधी मोदी कह रही है, आर्टिकल लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, उन्होंने शदीद तनकीद की है नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कहा ये ईरान के और अरबों के दरमियान, इसराइल के दरमियान और जो एक तवाज़ुन था, जो हमारी खारजा पॉलिसी का एक बड़ा बुनियादी असूल था, उसको तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाए। और ये भी कह रही है कि ईरान जो है, ईरान ने भी एक तवाज़ुन बरकरार रखा हुआ था, सही है, यानी इंडिया के और पाकिस्तान के दरमियान। तो मोदी ने इंडिया के जो मफादात हैं उस पर कारी ज़रब लगाई है, उस पर शदीद तनकीद की है और इंडिया में आवाज़ें उठ रही हैं और नरेंद्र मोदी की शामी साहब एक ब्रेक हमें मजम्मत हो रही है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और वो जो हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी कि एक खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए, वो आपको देते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामी साहब, मशरिक़ वस्ता की जंग की वजह से तेल की प्राइसेस भी ज़ाहिर है ऊपर जा रही हैं, ख़दशात हैं कि जी ये $100 पर बैरल तक ना पहुंच जाए खुदा न खास्ता। ऐसे में पाकिस्तान से खबर आई है, अच्छी खबर, खुशखबरी, वो क्या है शामी साहब? वो जो थर कोल है उससे बराह रास्त गैस हासिल करने का तजर्बा जो है वो कामयाब हुआ है। अच्छा। हमारे साइंस फाउंडेशन के साबिक चेयरमैन हैं डॉक्टर फरीद मलिक, जो इस प्रोजेक्ट के साथ वाबस्ता हमारे साथ मौजूद हैं, सिंध गवर्नमेंट की मुआवनत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। उन्होंने ये खबर दी है और इससे जो पाकिस्तान की जो गैस की ज़रूरत है, पाकिस्तान $22 अरब की एनर्जी इंपोर्ट थी पाकिस्तान की। अच्छा। 2024 में। ठीक है। तो उनका डॉक्टर साहब का ख्याल है कि आधी जो है ये इंपोर्ट हमारी रह जाएगी। ठीक है। गैस की सारी ज़रूरियात थार कोल से पूरी करेंगे, लेकिन बराह रास्त गैस बना के। कैसे होगा ये और कितना जल्दी? आपने जो खबर दी है ये कैसे मुमकिन होगा, कितना अरसा लगेगा और इस पर पूरी कौम को अज़ार तशक्कुर करना चाहिए और जश्न मनाना चाहिए। बिल्कुल जी, ये असल में जो इमीडिएट जो अच्छी खबर वो ये है कि जो फौजी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन है उन्होंने अनाउंस किया है यूरिया का प्लांट जो थर में लगेगा। $1.12 बिलियन का ये प्लांट है जो कोयले से गैस बनेगी, उस गैस से यूरिया फर्टिलाइजर बनेगा। तो उसमें हम खुद कफालत हासिल कर लेंगे फर्टिलाइजर में और एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि एक दफा जब कोयले को हम गैसिफाई कर लेते हैं तो उसकी बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। उससे हम फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, उसको रिफाइन करके पाइपलाइन में भी डाल सकते हैं, उससे हम डीजल भी बना सकते हैं और कोला हमारे पास बेशुमार है, 175 बिलियन टन कोला है। तो अच्छी खबर ये है कि हम वी हैव बीन एबल टू पुट द पीसेस टुगेदर। हमने पहली दफा सारे पीस जो है वो जोड़ लिए, यानी माइनिंग भी कर ली है, कोला निकाल भी लिया है, कोले से गैस भी बना ली है और फर्टिलाइजर भी बनाने हम चाहते हैं। तो ये जो पीसेस हमने जोड़े हैं ये बहुत अच्छी खबर है। कितनी देर लगेगी और कितना इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि ये जो गैस जो है यहाँ से पैदा की जा सके और जो हम अपनी इंपोर्ट कर रहे हैं उससे हम खुद कफील हो जाए? देखें जी, ये तो 3 से 5 साल में तो हम खुद कफील हो सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट की जाए इस सेक्टर में। अब क्योंकि फौजी फर्टिलाइजर जो है वो क्योंकि उनके पास मार्केट है उनके और वो उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है तो वो तो जा रहे हैं यूरिया बनाने। अब अगर हमने पाइपलाइन में गैस डालनी है तो हमें इन्वेस्टमेंट्स चाहिए $2 to $4 बिलियन की। वो सिंध हुकूमत करेगी या वफाकी हुकूमत को करना चाहिए? देखिए जी, हुकूमत तो इस वक्त हुकूमत ने तो हाथ उठा ली है। मैं कुछ चाइनीज कंपनीज है उनसे बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि चाइना ही सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है पाकिस्तान में, बाकी जो यूरोप या अमेरिकन कंपनीज हैं वो पाकिस्तान इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो चाइना की इन्वेस्टमेंट से ये हो सकता है और मैं कुछ चाइनीज कंपनी से ऑलरेडी बात कर रहा हूं, क्योंकि अब कबाहत कोई नहीं है, रुकावट कोई नहीं है। मतलब हमारे पास कोला भी है, हमने गैस भी बना ली है, हम अब रुकावट कोई नहीं है, टेक्निकली हर चीज इन प्लेस है।
कितनी फिर इन्वेस्टमेंट दरकार चाहिए होगी और इसके प्रोजेक्ट लिए? चाहिए। ये मैंने कहा जी 2 से 4 बिलियन डॉलर हमें चाहिए कि हम और 3 से 5 साल में हम काफी हद तक गैस में खुद कफील हो सकते हैं। ठीक। तो हुकूमत जो है वो आपको आपको मतलब क्यों आप ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसको तो हुकूमत को खुद सामने आना चाहिए, असिस्ट करना नहीं, चाहिए। सिंध हुकूमत तो बड़ी सरगर्म थी इसमें। विफाकी हुकूमत सर। नहीं नहीं हुकूमत नहीं, सिंध का हुकूमत भी बहुत सरगर्म है, मगर इसके संग में इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट्स के वो आजकल उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये लार्ज इन्वेस्टमेंट्स हैं। हुकूमत इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं, मगर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो सकता है, जिस तरह सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी है जो सिंध गवर्नमेंट और एंग्रो ने बनाई है, जो माइनिंग कर रही है, जो कोयला निकाल रही है। और ये तो अगर हो जाता है investments जो है ना जी जी, जी ये अगर हो जाता है यानी इन्वेस्टमेंट भी फर्ज करें हो जाती है 3 से 5 साल आपने कहा, तो ये इसके पाकिस्तान के पास यानी कि कितने ज़खायर है, कितने अरसे तक इससे इस्तेफादा कर सकता है? सर, ये 175 बिलियन टन कोयला, ये कम से कम 100 साल के लिए काफी है हमारा। अच्छा। कम से कम 100 साल के लिए, वैसे तो ये 200 साल तक नहीं खत्म होता। ये 1000 किलोमीटर पे स्प्रेड ये माइन है थर की। ये तो ब्लैक गोल्ड है, इसको मैं कहता हूँ काला सोना है, ब्लैक गोल्ड है हमारा। ठीक। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर फरीद मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत कहने बहुत की शुक्रिया। कोई नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शमी साहब, फिर क्या यानी कि अगर हमारे पास ज़खायर भी हैं और ये तो वो जो अगर टेक्नोलॉजी कह लें, टेक्नोलॉजी भी है, साबित हो गया है, वहीं से गैस बन सकती है थर कोल से, तो बस हमें तो लग जाना चाहिए इस पे, दिन रात एक कर देना चाहिए वफाकी हुकूमत को भी और वही। सिंध हुकूमत को भी। मिल के करें ना ये कि तो हाँ, वफाकी हुकूमत मिल अगर के इतनी करें, बड़ी अगर एक जो खुशखबरी भी मिल रही है और कर डाले, ये तो करने का काम है। इसमें तो मैं समझता हूँ पूरी कौम को जश्न मनाना चाहिए। बहुत बड़ी कामयाबी है अगर इससे हम 100 साल तक के लिए हमारे पास जो है वो ज़खायर उसके मौजूद जो है गैस में हम खुद कफील हो जाए, इंपोर्ट बिल हमारा जो है वो कम हो जाए। ठीक है, ठीक है शमी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।